और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट। तो बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है। सभी राज्यों में बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी की ओर से जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। बता दें आपको, जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी की ओर से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी में गहन मंथन जारी है और इसी बीच खबर आ रही है कि बहुत जल्द 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा सकती है बीजेपी की ओर से। इसी तरह से तमाम राज्यों में बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और जल्द ही अब बीजेपी भी अपनी सूची एक करके सामने लाने वाली है। और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से 5 लोकसभा सीटों में कौन प्रत्याशी होंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिसमें प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल जैसे नाम शामिल हैं, वो साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। और इसी को लेकर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसा है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने से मना कर रहा है और ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस में नए युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकेगा। या फिर अन्य कई नेता उनके ऐसे हैं जो टड्डा जी की बात करें, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। देखिए, लंबे समय से जब राज्य बना है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो चुनाव लड़ने के मना कर रहा है, तो उनकी नई पीढ़ी के लिए शुभ संकेत है। और मना किस आधार पर कर रहे हैं, उनको भी दिखता है। पूरे देश में उत्तराखंड के देवभूमि की मैं चर्चा करूं कि सबके मन में मोदी जी बसते हैं। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अच्छा माहौल बना है। मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्यक्रम सभी जनपदों के अंदर हुए, उनके एक अच्छा फीडबैक हम सबके सम्मुख है। इसलिए बड़े नेता स्वाभाविक रूप से नहीं बोलेंगे कांग्रेस के। और मैं कह सकता हूँ इस बार 5 लोकसभा 5 लाख के वोटों के अंदर से जीतते हुए हम लोग अपने हैट्रिक बनाएंगे। तो बता दें आपको, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, जिस पर बीजेपी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। और इस पर महेंद्र भट्ट की ओर से कहा गया है कि ये कांग्रेस के लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो अब कांग्रेस की ओर से युवाओं को मौका दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के लिए इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक तरह का झटका माना जाएगा, क्योंकि मुश्किल के बाद बीजेपी की ओर से तमाम तरह की जो बयानबाजियां लगातार जारी हैं, तंज कसे जा रहे हैं। और देखा गया इंडिया गठबंधन में तमाम खींचतान के बाद उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत बनी, लेकिन अब अन्य राज्यों में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। और खबर पर हमारे साथ नवीन प्रशाली जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सर, ये किस तरह की स्थिति है? आप लोगों की ओर से जल्द ही ऐलान हो सकता है प्रत्याशियों का, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी लोग लड़ने से मना कर रहे हैं। हमने भी पहले कह दिया था कि कांग्रेस को इस चुनाव में कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से कांग्रेस में अंतर्कलह है और कांग्रेस हार के डर से कोई भी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको देखते हुए सभी नेता बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से उनकी प्रक्रिया जो चल रही है, उनको पता है कि उत्तराखंड के में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का विशेष लगाव है, और अभी आदि कैलाश यात्रा के दौरान भी आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के विधायक मजबूर हो गए थे मोदी जी के काम की सराहना करने के लिए, और उन्हें सराहना की भी थी। हालांकि कांग्रेस ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी के जो 10 साल के काम हैं उनको इग्नोर करना कांग्रेस के बस का नहीं है। जनता उसको समझती है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अपना हार देख रही है। हार जब सामने है तो उनके नेता उस हार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम अपना पैसा बिना मतलब में बर्बाद कर जाएंगे, तो इससे देखते हुए बड़े नेता सभी उसमें चुनाव से बचना चाह रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि लगातार तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो क्या लगता है उत्तराखंड से भी ऐसी खबर सुनने को आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है और माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है, इस भारतवर्ष को श्रेष्ठ देश बनाना और जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर माननीय मोदी जी चल रहे हैं,
उसमें जो भी लोग अपना सहयोग देना चाह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे सर। हैं। आशीष नौटियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत मुश्किल के बाद देखा गया कि उत्तर प्रदेश में और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का सीट शेयरिंग को लेकर कुछ चर्चा सामने आई, और अब उत्तराखंड में आपके तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो ऑलरेडी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले ही विधायक हैं ऑलरेडी समय, और वो चाहते हैं कि हमारे विधानसभा से कोई और लड़े, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो अभी लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमारे पास बहुत दावेदार हैं हमारे लोकसभा। लेकिन ये इस तरह की जब कोई फैसला होता है, ये चुनाव के जब तुरंत पहले होता है, तो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं साठगांठ की कमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बार मौका देगी और अपने सीनियरों को भी मौका देगी औरों को, और अच्छी बात है कि आपस में लड़ाई नहीं कर रही, तो आपको खुश होना चाहिए आपको कि भी इतने सब जो है आपस में एक तालमेल बना हुआ है, और कोई ये नहीं कह रहा मुझे तो जिसको पार्टी देगी उसके साथ सब लोग लग जाएंगे और निश्चित उसको जीत दिलाएंगे। लेकिन इसके साथ ऐसा भी तो है ना सर कि लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मतलब हालांकि दोनों तरफ से देखा जाता है, बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी में आते हैं, लेकिन कांग्रेस की आज की जो स्थिति है वो तमाम क्षेत्रीय दलों से सीट शेयरिंग को लेकर उनकी शर्तें मान रही है। इस तरह में उत्तराखंड में पहले ही बीजेपी, पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और ऐसे में अगर आपके बड़े चेहरे पीछे हट रहे हैं चुनाव से, तो इसको किस तरह से देखा जाएगा फिर? देखिए मैडम, अगर सेकंड लीडरशिप को मौका दिया जा रहा है जी, तो उसमें बुराई भी मुझे नहीं लगता कुछ है, और उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम पार्टी का साथ नहीं देंगे, पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। वो तो पार्टी के लिए और पार्टी कैंडिडेट के लिए काम करेंगे, जो भी कैंडिडेट को पार्टी। क्योंकि सवाल सर ये भी है ना कि हर एक नेता चाहता है कि वो चुनाव लड़े, जीते। ऐसे में जब इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है कि आपके नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, वो पहले लड़े भी हैं, जीते भी हैं, सब कुछ हुआ है, और अगर वो मौका देना चाहते हैं, और अगर नहीं बोले, अगर पार्टी को फिर भी अगर कोई टिकट देगी तो वो लड़ेंगे, उसको मना थोड़ी करेंगे। जब टिकट मिलता है तो लड़ता ही है कोई भी कैंडिडेट, और हमारे पास और भी कई चेहरे हैं, और वो लोग लड़ेंगे चुनाव, और निश्चित सब लोग मिलकर काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है, कांग्रेस आज अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस एक दल के अंदर दल है जी, दल में बटा हुआ है, तो उस दल से लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, उस दल से लोग डर रहे हैं, उस दल में हार का डर है, उस दल में अंतर्कलह का डर है, उस दल में टेंशन है। तो उसको देखते हुए कोई भी नेता हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ पाए इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव विशेष तौर पर जो मोदी जी का पिछले 10 साल का कार्यकाल है उस पर लड़ा जा रहा है, काम के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। पहली बार ये चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, देश के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। तो देश के मुद्दों का सवाल का जो जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दे नहीं सकता, कांग्रेस के बस का वो है नहीं। और आप देखिए, ये कह रहे हैं कि सेकंड लाइन को मौका देना चाहिए, सेकंड लाइन को मौका मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सेकंड लाइन को अगर पार्टी कहती कि हम अपने सीनियर को नहीं लड़ा रहे हैं, हम जूनियर को लड़ाएंगे, वो एक अलग स्टेटमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर पार्टी सीनियर्स को बोल रही है कि आप लड़िए चुनाव, लेकिन सीनियर्स मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उनको कहीं न कहीं अपने हार का आशीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये सवाल लगातार बन रहा है कि अगर बड़े नेता ही चुनाव लड़ने से मना करेंगे तो इससे तो तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा ही। नहीं, उनका तो मनोबल और बढ़ता है। देखिए कितना अच्छा एकता है कि कोई लड़ नहीं रहा है, आपस में कोई कह नहीं रहा मैं लड़ूंगा, जैसे बीजेपी में चल रहा है कि एक कह रहा मैं लड़ूंगा, एक कह रहा मैं लड़ूंगा। आपकी पार्टी में लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, हमारे यहाँ से कोई बोल रहा था कि अच्छी बात है, तो अच्छा कांग्रेस में लोग लड़ने के लिए मिल नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस छूट रही है। हो तो हम तो चाहते कांग्रेस को कार्यकर्ता भी नहीं चाहिए। जैसे अभी हमारे नवीन भाई बोल रहे हैं कि चुनाव मुद्दों पे होगा, हम तो चाहते हैं मुद्दों पे हो, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, चुनाव देश की नारी सुरक्षा। आशीष जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा में देखा गया अगर इतना ही सब कुछ ठीक होता, नेतृत्व इतना ही सफल होता, तो फिर विधानसभा में क्यों तमाम नेता टिकट के चलते एक दूसरी पार्टियों में जाते नजर आए थे? देखिए, ये तो चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में पार्टियां एक दूसरे को डोरे डालने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी तो इस काम में उस्ताद है, डोरे डालने में। उनकी नजरिया आज भी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि पूरा इनकी जो टारगेट है उसमें कांग्रेस के नेता है।
अपने पास तो इनके नेता है नहीं, इन्हें सिर्फ कांग्रेस से ही नेता चाहिए बस कि हम वो आ जाए तो हम जीत जाएंगे। उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, पूरी टकटकी लगा के कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस के कौन से नेता को पकड़ के लाए और हम लोग चुनाव जीत जाए। डर तो इनको है, तभी तो नेता को पकड़ पकड़ ला रहे हैं। हम तो नहीं ला रहे आपके कोई नेता को पकड़ के। हमें आपके दलदल आपकी गंद से कोई देना देना नहीं है। और अगर हमारी पार्टी में भी कोई स्वार्थी नेता है और जो जाना चाहता है तो उसका स्वागत है, वो जाए। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत नेता है। भाजपा की तरह से हमें नेता हायर नहीं करने पड़ते। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक नेता है। और आप देखें चुनाव में भी जब उतरेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया और हम निश्चित भाजपा को उत्तराखंड से भगाने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड पहुंची। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश कांग्रेस जल्द ही महिला न्याय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस सम्मेलन में कांग्रेस महिलाओं से जुड़े अत्याचारों को लेकर आम जनता के बीच में जाएगी। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी कार्यक्रम नहीं है और जो भी कार्यक्रम करती है वो नकल के रूप में करती है। कांग्रेस का जो भी मुख्य काम था वो उसको करने में विफल रही है। नकल के आधार पर कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार कर रही है। अपने कोई कार्यक्रम कांग्रेस पास नहीं है और चुनाव के समय पर वो सब प्रकार के कार्यक्रम लेंगे, लेकिन जनता उनके द्वारा जो उनकी मूल भूमिका थी वो थी मुख्य पक्षी के रूप में प्रदेश के उन बिंदुओं को सरकार के सम्मुख रखना, विधानसभा में अपने विषय रखना। उसमें नाकाम सिद्ध हुई है। जिन बिंदुओं की चर्चा वो आज कर रहे हैं वो सारे जो कार्य हो रहे हैं अच्छे कार्य को विरोध करने का ही केवल कांग्रेस का एजेंडा आज की तारीख में रह गया है। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़ी कैंट स्थित पर्यटन विकास परिषद में महासू मास्टर प्लान कमवा श्रम और योग महोत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बार योग महोत्सव 2024 का आयोजन 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जा रहा है, जिसके लिए प्रख्यात योगाचार्य के जरिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ अधिकारियों को फूलों की बरसाने वाली होली और आयोजन किया जाने के निर्देश दिए गए हैं। और महोत्सव में बिहार के मुंगेर के योग प्रशिक्षक भी शिरकत करेंगे और लोगों को निरोग रहने के उपाय बताएंगे। इसमें हमने डेट्स बदली हैं और इसमें 15 से 21 को हम योग महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसमें कि हम विभिन्न जो हैं योगिक जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं और इस फेस्टिवल के अंदर काफ़ी लोग इसमें शरीक होते हैं क्योंकि ये बसंत पंचमी के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। निश्चित रूप में काफ़ी पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद फिर हम लोग चार धाम की तैयारियां करते हैं। तो योग उत्सव के अंदर जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और निश्चित रूप में चाहते हैं कि योग को सीखें, वो देश विदेशों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इसके साथ साथ उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर हम काफ़ी लोगों को बुला रहे हैं जिसमें काफ़ी संगीत के और अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर हम बुला रहे हैं ताकि उनका मनोरंजन भी हो सके और उनके अंदर एक प्रेरणा पैदा हो योग के प्रति, क्योंकि योग है चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वो योग है। और ये आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आदमी का जो मन है वो काफ़ी भ्रमणशील है, काफ़ी चंचल है, तो उसको एकाग्र करना बहुत आवश्यक है और उससे आदमी को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप में जो योग के प्रशिक्षक हैं और योग के जो गुरु लोग हैं वो अपना ज्ञान देंगे और ये ऐसा मंच होता है जिसमें कोई भी योग की विधा को जानने वाला अपनी बात को रख सकता है, अपने ज्ञान को रख सकता है और उससे जो है जो ट्रेनिंग पा रहे हैं उनको शिक्षा मिलती है। इसके लिए काफ़ी लोग प्रतीक्षा करते हैं और देश विदेश से यहाँ पर आकर के योग को सीखते हैं। और उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने पटवारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में धर्मेंद्र नाम के पटवारी को विजिलेंस की टीम ने 7,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पटवारी संघ हड़ताल पर चले गए थे और विजिलेंस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करके पटवारी को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया था। बिना जांच पूरी हुए पटवारी की हड़ताल से नाराज विधायक आदेश चौहान ने
उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम शिकायत पत्र दिया है। जो कर्मचारी बिना सूचना के हड़ताल पर बैठे हुए हैं एक भ्रष्ट अधिकारी के पक्ष में, जिसकी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, उसके समर्थन में खड़े हैं, तो इनकी भी जांच की जानी चाहिए और इसी के साथ ही नोटिस नहीं दिया गया है, इन पर भी उचित कार्रवाई हो। इनके हड़ताल पर जाने से यहाँ की जनता बेहद परेशान है। हैदराबाद के सलमान को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। उससे पुलिस ने कई प्रपत्र बता दें आपको, माफ कीजिएगा, प्रपत्र मांगे, साथ ही पैसों का स्रोत भी पूछा। उधर अन्य एजेंसी भी सलमान की जांच कर रही है। उससे पहले हैदराबाद के सलमान से पुलिस ने बनभूलपुरा थाने में बैठाकर पूछताछ की थी। पुलिस ने उससे कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया था कि जब पुलिस जांच के लिए बुलाएगी तब उसे आना होगा। बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र में पैसे बांटने और इंस्टाग्राम पर भड़काऊ वीडियो डालकर एक्शन रिएक्शन लिखने वाले हैदराबाद के सलमान खान को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पुलिस जांच कर रही है कि वो कितनी रकम लेकर हल्द्वानी पहुंचा था और उसके पास ये पैसा कहां से आया था। नैक की मॉक ड्रिल होनी सुनिश्चित हुई थी 22 तारीख को डॉक्टर BJR परिसर में, जिसका हम पुरजोर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब जब नैक का सर्वे होता है तब तभी विश्वविद्यालय को पौड़ी परिसर की याद आती है, तब तभी रंग बानिश का और अन्य तमाम कार्य यहाँ पे शुरू किया जाता है। और इस बार तो वो भी अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं किया है। 20 तारीख तक का आश्वासन हमें रोड और तमाम फेस लिफ्टिंग का दिया गया था, जो कि आज 22 तारीख तक होने तक भी अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई अभी तक विश्वविद्यालय या फिर संबंधित विभागों द्वारा नहीं की गई, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ पर अभी तक बस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसके विपरीत श्रीनगर परिसर में कम से कम 5 से 6 बसें संचालित है, जो कि इसके बाद उन्होंने बस दी है। क्या पौड़ी परिसर में बस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है? वाईफाई की मांग हमारी यहाँ पर रखी गई थी, तो नैक का विजिट होने के कारण कल रात को ही सारे वाईफाई एक्टिव कर दिए गए। उससे पहले तक वाईफाई की कोई सुविधा यहाँ पर पर्याप्त नहीं थी छात्र छात्राओं के लिए, और भी अन्य कई समस्याएं जो जिनको लेकर आज यहाँ पर आंदोलन रहता है। और जब तक विश्वविद्यालय कुलपति स्वयं अपने संबंधित विभागों को लेकर परिसर में नहीं पहुंचे, तब तक ये तालाबंदी चलती रहेगी, जिसमें छात्र संघ के साथ अनेक छात्र संगठन भी इसमें शामिल हैं। पिछले 10 सालों से हम विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि श्रीनगर विश्वविद्यालय द्वारा लगातार पौड़ी और टिहरी परिसर की उपेक्षा की जाती है। तो हम अभी देख रहे हैं कि 2016 में आखिरी बार जब नैक का विजिट हुआ था, तब जाके विश्वविद्यालय द्वारा कुछ काम विश्वविद्यालय में किए गए थे पौड़ी परिसर और टिहरी परिसर में। और आज जब दोबारा नैक का विजिट 2024 में होने जा रहा है, तो फिर एक दिन पहले रंग रोगन करके विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया जा रहा है नैक के प्रतिनिधियों के सामने कि हम लोग A+ ग्रेडिंग को हमें आप दे दीजिए। तो इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं विश्वविद्यालय में कि एक दिन पहले रंग रोगन का काम, वाईफाई की सुविधा पिछले 7 सालों से मांग टंगी हुई थी, और कल रात को आनंद फानन में जो है वाईफाई स्टार्ट कर दिए गए। सड़कों की दुर्दशा है, छात्रों की दुर्दशा है, जितने हमारे रिजल्ट्स की हमारी मांग रहती है, तमाम उन चीज़ों की दुर्दशा है, जिसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ के लेकर आज हमने जो हमारी कुलपति महोदय उनका विरोध किया है यहाँ पर नैक की टीम के सामने। देखो, नैक की जो मॉक टीम है वो हमारे पास हमारे यहाँ आचार्य के अंदर इसका जो प्रेजेंटेशन है हम कैंपस का वो चल रहा है। छात्रों की जहाँ तक बात है कि नैक के लिए किया है, ऐसा नहीं है। छात्रों ने जब भी डिमांड की है, इस समय जैसे छात्र संघ अध्यक्ष है, उनके साथ जो है विश्वविद्यालय के जो हमारे चीफ प्रोक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, चीफ हॉस्टल वार्डन हैं, और विश्वविद्यालय इस कैंपस के जो जितने प्रोक्टर्स हैं, डायरेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग की प्रोसीडिंग में जो कुछ लिखा गया है वाइस चांसलर ने उसको अप्रूव कर दिया है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि वो वर्क हो चुका है, उनको वो ये मालूम है कि उनके टेंडर भी हो चुके हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन रोड की जो बात है, थोड़ी टेम्परेचर की वजह से रोड को अभी वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये कि किसी भी प्रोसेस में थोड़ी टाइम तो लगता है, और वो आज से नहीं पहले से हो रहे हैं। नेक से रिलेटेड जो बात हैं वो तो अब जो भी होगा वो इस बीच आगे जो मेन नेक होगा उसमें आएगा। लेकिन जो छात्रों की डिमांड थी वो ऑनरेबल वाइस चांसलर द्वारा की गई हैं, और अभी भी उनको भी लग रहा है कि छात्र ऐसे वो स्तब्ध हैं कि किस ढंग से कर रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्शन दे दिए उन्होंने नीचे की, उसकी डिले क्यों हो रहा है। तो छात्रों के जो मांग है उसको पूरा कर दिया गया है। आगे जो प्रोसेस है उसको पाइपलाइन में चल रहे हैं, मतलब उसको टाइम तो लगता है।
उत्तराखंड सचिवालय में हुई रोडवेज बोर्ड की 35वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान रोडवेज को रिटायर्ड कर्मियों की सेवाएं लेने की अनुमति भी दे दी गई है। वहीं उत्तराखंड रोडवेज बोर्ड ने अपने बस बेड़े में 275 नई बसें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णय लेते हुए 7वें वेतन मांग के एरियर भुगतान और 4% डीए बढ़ोतरी के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसका रोडवेज के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल, रोडवेज को रिटायर कर्मियों की सेवाएं लेने की अनुमति भी दे दी गई है। बता दें कि इसी के साथ ही इस तमाम अहम फैसलों में कहा गया है कि अध्यक्ष प्रमुख सचिव एल पेन्नई की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक हुई। 35वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हेली सेवा का शुभारंभ किया। हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत के लिए सेवा संचालित की जा रही है। सीएम धामी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत हेली सेवा का वर्चुअल रूप से फ्लैग ऑफ किया और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इसके फायदे गिनाते हुए सीएम धामी ने कहा कि इससे दूरस्थ क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को आवागमन के लिए काफी ज्यादा सुविधा हो जाएगी। साथ ही आपात समय में राहत और बचाव कार्य आसानी से हो सकेंगे। आज ये हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में और उत्तराखंड में अभी निकाय चुनाव का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जसपुर नगरपालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव की धूम अभी से देखने को मिल रही है, जहां प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर अपने दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के हाईकमान को दरवाजे खटखटाने में लगे हैं ताकि पार्टी उन पर भरोसा करे और टिकट दे दे। लेकिन जसपुर के निकाय चुनाव का एक एंगल दूसरा भी है, जहां जसपुर की जनता समाजसेवी वसीम सिद्दीकी को चुनाव लड़ने के लिए बार बार बोल रही है और वसीम सिद्दीकी जसपुर के अगले चेयरमैन के रूप में देख रही है। लोगों का कहना है कि वसीम सिद्दीकी समय समय पर हमारे दुख दर्द में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं, इसलिए हम वसीम सिद्दीकी को अपने चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं। वसीम सिद्दीकी के जीतने के बाद जसपुर क्षेत्र में विकास के साथ साथ लोगों के पास एक ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जो लोगों के दुख दर्द में दिन रात खड़ा रहेगा। बहरहाल चुनाव लड़ने का वसीम सिद्दीकी का कोई भी मन नहीं है। जनता के कहने पर वसीम सिद्दीकी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और इस बार चेयरमैनी पर ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। ना मैं लड़ना चाहता था, लेकिन जसपुर में आए दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है। जो जनता मेरे पास आती है, मैं उसकी समस्याओं का हल भी करता हूँ और जनता का कहने से ही मैं खड़ा हो रहा हूँ और आगे भी यही करता रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा मकसद ये है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आया कि लोगों की समस्याओं का हल कर सके। मेरे यहाँ से भी काफ़ी आए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि अब मेरे परिवार में से जनता जो चुनना चाह रही है वो मुझे चुनना चाह रही है और अगर जनता कहती है कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए तो मैं जनता के साथ हूँ। मैं इलेक्शन में पूरी दावेदारी से तैयारी करूँगा और यही मेरा मकसद है। मैं हमेशा उनका दिन रात साथ रहूँगा। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए